शून्य लोक के दिग्गज भी इसके आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन अब विराट वास्तव में कह रहा था कि वह अपने घावों को ठीक करने के लिए इस परम खजाने पन्ना मज्जा अमृत का उपयोग करेगा। इस पल कुणाल हैरान भी था और उसे संदेह भी हो रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर विराट से वह तुम्बी ले ली और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके उसकी जांच की। जांच करने पर उसने वास्तव में पाया कि उस तुम्बी में बहुत सारा पन्ना मज्जा अमृत भरा हुआ था। इतनी भारी मात्रा में पन्ना मज्जा अमृत देखकर कुणाल पूरी तरह से सन्न रह गया। यह अत्यंत दुर्लभ पन्ना मज्जा अमृत लोहित मंडल में एक बूंद भी मिलना लगभग असंभव था। फिर भी नीले वस्त्रों वाले इस युवक के पास यह इतनी प्रचुर मात्रा में था। आखिर यह व्यक्ति कौन था? क्या वह सुवर्णभूमि लोक के किसी प्राचीन संप्रदाय का शिष्य हो सकता है जो यहां प्रशिक्षण के लिए आया है? या शायद उच्च शक्तियों ने अंततः उनकी पुकार सुन ली थी और इस नीले वस्त्र वाले युवक को उनकी सहायता के लिए भेजा था? जब से अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव वंश ने लोहित मंडल पर कब्जा किया था, वे लगातार उच्च शक्तियों से गुहार लगा रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि सुवर्ण भूमि लोक उनकी मदद के लिए सेना भेजेगा। दुर्भाग्य से उनकी पुकार हमेशा समुद्र में फेंके गए पत्थरों की तरह डूब जाती थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिलता था। अब विराट और स्वरा द्वारा दिखाए गए रहस्यमयी तरीकों को देखकर और विराट को इतना सारा पन्ना मज्जा अमृत निकालते देखकर कुणाल यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वे वास्तव में उनके लोहित मंडल की सहायता के लिए ऊपर से भेजे गए हैं। मित्र कुणाल, क्या इस पन्ना मज्जा अमृत में कोई समस्या है? कुणाल को अपनी ओर शून्य में घूरते देखकर विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर कुणाल मानो अपनी तंद्रा से बाहर आ गया और उसने तुरंत जवाब दिया, चूंकि कोई समस्या नहीं है तो फिर आप किस बात का संकोच कर रहे हैं मित्र कुणाल? विराट मुस्कुराया। मित्र कुणाल, जल्दी से अपने घावों को ठीक करने के लिए इस पन्ना मज्जा अमृत का उपयोग करें। एक बार जब आपके घाव ठीक हो जाएंगे तो हमें जल्द से जल्द इस अस्त्रलोक महाद्वीप से निकल जाना चाहिए। यह सुनकर कुणाल काफी देर तक झिझकता रहा और अंततः उसने पन्ना मज्जा अमृत से भरी तुम्बी विराट को वापस सौंप दी। मित्र विराट, आपको यह पन्ना मज्जा अमृत वापस ले लेना चाहिए, कुणाल ने कहा। क्यों? विराट ने उलझन में पूछा। भले ही मेरे घाव ठीक हो जाएं, लेकिन मेरा अस्त्रलोक महाद्वीप से बाहर निकल पाना असंभव है, कुणाल ने कहा। मेरे पास आप दोनों की तरह अपनी आभा को छिपाने की क्षमता नहीं है। मुझे डर है कि अंधकार दानवों को मेरा पता लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा। ऐसे में इतने कीमती खजाने को क्यों बर्बाद किया जाए? आप दोनों को यहां से जल्दी चले जाना चाहिए, वरना आप मेरी वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं। अस्त्रलोक महाद्वीप जैसी दानवी गुफा में भले ही उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएं, फिर भी वह वहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। अंधकार दानवों के अनगिनत शक्तिशाली योद्धा यहां जमा थे, जो उसके जैसे एक सामान्य अर्धचरण गहन शून्य लोक के योद्धा की क्षमता से कहीं अधिक थे। उसके जैसे सामान्य अर्धचरण गहन शून्य लोक के योद्धा की तो बात ही क्या, यहां तक कि एक असली गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ भी अगर अस्त्रलोक महाद्वीप में प्रवेश कर जाए तो उसका भी सही सलामत बच निकलना मुश्किल होगा। मित्र कुणाल, इतनी जल्दी इनकार मत कीजिए, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। मित्र कुणाल, आप अपनी आभा की जांच करके क्यों नहीं देखते कि आखिर क्या हो रहा है? विराट की बातें सुनकर कुणाल हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने भीतर झांका और यह देखकर सन्न रह गया कि उसकी आभा विराट और स्वरा की तरह पूरी तरह से छिप गई थी, जिसका नामो निशान भी बाहर नहीं आ रहा था। करीब से जांच करने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना की आभा एक ताबीज की शक्ति से छिपाई गई थी। यह 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 तो अपनी स्थिति देखकर कुणाल पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। मित्र कुणाल, आपको बचाने के बाद हमने आपकी आभा को छिपाने के लिए एक अदृश्य ताबीज का इस्तेमाल किया था, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वरना क्या आपको लगता है कि हम इतनी शांति से यहां रुके रह सकते थे? यह यह वास्तव में एक चमत्कारी ताबीज है। कुणाल अपनी हैरानी नहीं रोक पाया। उसने पहले कभी ऐसा ताबीज नहीं देखा था जो साधना की आभा को इतनी पूर्णता के साथ छिपा सके। उसने पहले आभा को छिपाने वाले खजाने देखे थे, लेकिन ऐसा ताबीज जो इसे इतनी बारीकी से छिपा सके उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सारा ध्यान विराट और स्वरा पर केंद्रित था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी अपनी साधना की आभा छिप गई है। मित्र कुणाल, अब आप चिंता करना छोड़ सकते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लेकिन यह पन्ना मज्जा अमृत बहुत ही कीमती है। आप दोनों ने पहले ही मेरी जान बचाई है, ऐसे में मैं मित्र विराट से इतना बहुमूल्य खजाना लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? कुणाल ने झिझकते हुए कहा। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत दुविधा में रहते हैं और बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। कुणाल की बातें सुनकर स्वरा ने उसे घूरते हुए बहुत ही असंतोष के साथ कहा। चूंकि आपको मुफ्त में चीजें लेने में संकोच हो रहा है, तो फिर इसकी कीमत चुका दें, नकद भुगतान करें, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हमारा फायदा उठा रहे हैं। खैर स्वरा, तुम मित्र कुणाल से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? स्वरा की बातें सुनकर विराट ने 2 बार खांसा, उसे घूरा और कहा। मित्र कुणाल इस समय भारी संकट में है, ऐसे में हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाने जैसा काम कैसे कर सकते हैं? तुम औरतें भी ना सच में बहुत नासमझ होती हो। फिर उसने कुणाल की ओर देखा और कहा, मित्र कुणाल, आपको इस महिला की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। औरतें ऐसी ही होती हैं, बाल लंबे और अक्ल छोटी। मित्र कुणाल, इसकी बातों से परेशान मत होइए। विराट की बातें सुनकर स्वरा का सुंदर चेहरा तमतमा गया। उसने मुड़कर विराट को देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इस आदमी की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? एक पल के लिए तो स्वरा बुरी तरह झुंझला गई। यह आदमी सच में पिटने वाले काम कर रहा था। खैर वरिष्ठ स्वरा, हमारे वर्तमान रिश्ते को मत भूलना। स्वरा के खूबसूरत चेहरे को गुस्से से लाल होता देख विराट ने उसे जल्दी से दिव्य चेतना के माध्यम से याद दिलाया। विराट की बात सुनकर स्वरा के भाव कठोर हो गए। फिर उसे याद आया कि लोगों की नजर में उसकी वर्तमान पहचान विराट की जीवन संगिनी की है। अगर वह अभी विराट की पिटाई कर दे तो वह अपना ही भांडा फोड़ लेगी। यह सोचकर स्वरा को अपना गुस्सा जबरन दबाना पड़ा। मित्र विराट,
आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। विराट की बातें सुनकर कुणाल ने जल्दी से जवाब दिया, श्रीमती विराट सही कह रही हैं। मुझे वास्तव में इसे अपने धन से खरीदना चाहिए। मैं मित्र विराट के खजाने को मुफ्त में स्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहकर कुणाल ने अपनी स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे विराट को सौंपते हुए थोड़े शर्मिंदा स्वर में कहा, हालांकि मेरे पास धन की कमी है। मेरे पास बस इतना ही बचा है। अगर मित्र विराट को यह कम लगे तो अस्त्रलोक महाद्वीप से बाहर निकलने के बाद मैं इस कर्ज को चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूं? विराट ने मना करते हुए कहा, मेरी पत्नी हमेशा सीधी बात करती है। मित्र कुणाल को उसकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र विराट, यदि आप मेरे इन खजानों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो मैं आपका पन्ना मज्जा अमृत लेने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। कुणाल ने गंभीरता से कहा, आप दोनों ने पहले ही मेरी जान बचाई है। मैंने अभी तक उस महान उपकार का कर्ज नहीं चुकाया है, तो फिर मैं आपसे इतना कीमती साधना खजाना मुफ्त में लेते रहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ठीक है, चूंकि बात ऐसी है तो मैं इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूं। कुणाल का दृढ़ रवैया देखकर विराट के पास उसके द्वारा दी गई स्थानिक अंगूठी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपनी दिव्य चेतना से स्थानिक अंगूठी के भीतर देखा और पाया कि उसमें काफी सारे खजाने थे। विराट थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना धनी होगा। विराट द्वारा उसके खजाने स्वीकार कर लेने के बाद कुणाल ने फिर से मना नहीं किया और विराट द्वारा दिए गए पन्ना मज्जा अमृत को ले लिया। कुणाल ने और देरी नहीं की। उसने तुरंत अपने घावों को ठीक करने के लिए पन्ना मज्जा अमृत का उपयोग करना शुरू कर दिया। पन्ना मज्जा अमृत वास्तव में एक सर्वोच्च उपचारात्मक खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। सिर्फ एक दिन में कुणाल के घाव पूरी तरह से भर गए। कुणाल ने अपने घावों को ठीक करने के लिए केवल 1 या 2 किलो पन्ना मज्जा अमृत का ही उपयोग किया, जो कि विराट द्वारा दी गई पन्ना मज्जा अमृत की तुम्बी की तुलना में बहुत ही कम हिस्सा था। आखिरकार विराट ने उसे जो पन्ना मज्जा अमृत की तुम्बी दी थी उसका वजन 100 पाउंड से भी अधिक था। मित्र विराट, श्रीमती विराट, चलिए चलते हैं। अपने घावों से उबरने के बाद कुणाल ने विराट और स्वरा से कहा। उसकी और पन्ना मज्जा अमृत का सेवन करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके भीतर मौजूद ऊर्जा बहुत ही विशाल और शुद्ध थी। अगर वह इसका सेवन करना जारी रखता तो बहुत संभव था कि वह असली गहन शून्य लोक में प्रवेश कर जाता। अगर वह यहां गहन शून्य लोक में प्रवेश कर जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। एक बार जब अंधकार दानव वंश सतर्क हो जाता और उनके ठिकाने का पता चल जाता तो उनके पास जीवित बचने का कोई मौका नहीं रहता। हम ठीक है। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया। मित्र कुणाल, पहले अपने ठिकाने को छिपाने के लिए इस अदृश्य ताबीज का उपयोग करें, फिर हम निकलेंगे। विराट ने एक अदृश्य ताबीज निकाला, उसे सौंपा और उसे उपयोग करने का तरीका सिखाया। कुणाल ने अदृश्य ताबीज लिया, उसे अपने शरीर पर थपथपाया और उसे सक्रिय कर दिया। रोशनी की एक चमक के साथ उसकी आकृति पल भर में वहां से गायब हो गई। इस समय विराट और स्वरा ने भी अपने ठिकाने को छिपाने के लिए एक एक अदृश्य ताबीज का उपयोग किया। यह देखकर कुणाल बुरी तरह से चौंक गया। शुरुआत में अदृश्य ताबीज के चमत्कारी प्रभाव ने उसे पहले ही बहुत प्रभावित किया था। अप्रत्याशित रूप से विराट के पास न केवल एक ऐसा ताबीज था जो उसकी साधना की आभा को पूरी तरह से छिपा सकता था, बल्कि एक ऐसा ताबीज भी था जो उसके ठिकाने को भी पूरी तरह से छिपा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि यह जोड़ा चुपचाप अस्त्रलोक महाद्वीप में घुसपैठ करने में सक्षम रहा। ऐसा चमत्कारी ताबीज वास्तव में निशानों को छिपाने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण था। अगर उनके लोहित मंडल के पास भी ऐसा चमत्कारी ताबीज होता तो उन्हें अस्त्रलोक महाद्वीप के अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस समय कुणाल को और भी अधिक यकीन हो गया कि विराट और स्वरा सुवर्ण भूमि लोक के किसी प्राचीन और शक्तिशाली संप्रदाय के शिष्य थे, क्योंकि सामान्य संप्रदायों और शक्तियों के पास ऐसे चमत्कारी ताबीज होना संभव ही नहीं था। इसके अलावा यह असंभव है कि जो कोई सुवर्ण भूमि लोक के किसी प्राचीन शक्तिशाली संप्रदाय का शिष्य न हो, उसके पास इतनी भव्यता और उदारता हो कि वह उसे इतनी आसानी से 100 पाउंड से अधिक पन्ना मज्जा अमृत दे दे। यहां तक कि सामान्य योद्धाओं के लिए भी, जो गहन शून्य लोक में है, इतने दुर्लभ साधना खजाने को इतनी आसानी से दे देना असंभव है। वे इसके लिए जान की बाजी लगा देते तो वे इसे आसानी से क्यों सौंप देते। हालांकि यद्यपि कुणाल को पूरा यकीन था कि विराट और स्वरा सुवर्ण भूमि लोक के किसी प्राचीन शक्तिशाली संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन उसने उनकी पहचान या उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछा। जब उसने पहली बार स्वरा से इस बारे में पूछा था तो उसे पहले ही झिड़क दिया गया था। जाहिर है ये दोनों अपनी पहचान या उत्पत्ति का खुलासा नहीं करना चाहते थे। चूंकि वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए आगे पूछताछ करना केवल उन्हें दूर ही करता और उसे अपमानित करता। वैसे भी जब तक वे इंसान योद्धा थे जो उनके लोहित मंडल की मदद करने आए थे, उतना ही काफी था। उनकी विशिष्ट पहचान और उत्पत्ति की गहराई में जाने की क्या आवश्यकता थी। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद वे तीनों अस्त्रलोक महाद्वीप को छोड़कर निकल पड़े। विराट के पास अस्त्रलोक क्षेत्र का नक्शा था, जिससे वे बड़े शहरों से बचकर एक सुरक्षित मार्ग चुन सकते थे। वे तीनों बिना किसी खतरे का सामना किए उड़ते रहे। यात्रा के दौरान स्वरा अपनी उड़ने वाली तलवार को चला रही थी और विराट को भी अपने साथ ले जा रही थी, वरना विराट की उड़ने की गति को देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि उसे अस्त्रलोक महाद्वीप को छोड़ने में कितना समय लगता। बेशक अगर विराट अंतरिक्ष को चीरकर आगे बैठ सकता तो उसकी गति बेहद तेज होती। हालांकि अंतरिक्ष यात्रा का यह तरीका उसका सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था और वह इसे आसानी से दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। इसलिए वह अपनी तलवार पर उसे ले जाने के लिए केवल स्वरा पर ही निर्भर रह सकता था। इससे पहले जब वे अस्त्रलोक महाद्वीप में यात्रा कर रहे थे तो चीजों को गति देने के लिए स्वरा अक्सर उसे अपनी पीठ पर उठा लेती थी। यद्यपि विराट ने अनगिनत बार इसका विरोध किया था,
लेकिन इस महिला ने उसकी एक नहीं सुनी। यह महिला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और वह उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए वह केवल उसे वही करने दे सकता था जो वह चाहती थी। सौभाग्य से अब जब वे यात्रा कर रहे थे तो स्वरा उसे पहले की तरह नहीं ले जा रही थी, बल्कि अपनी तलवार का उपयोग करके उसे ले जा रही थी। यह तरीका पहले की तुलना में बहुत बेहतर था। इसके अलावा इसने कुणाल के सामने उसकी इज्जत बचा ली। अन्यथा अगर इस महिला ने उसे पहले की तरह उठाया होता तो वह पूरी तरह से अपमानित हो जाता। मित्र विराट, आपकी पत्नी आपके लिए कितनी अच्छी है। कुणाल ने जब स्वरा को विराट को अपनी तलवार पर ले जाते हुए देखा तो वह थोड़े ईर्ष्या के भाव से यह कहने से खुद को रोक नहीं पाया। स्वरा दूसरों के प्रति अविश्वसनीय रूप से रूखी और दूर दूर रहने वाली थी और हमेशा उन्हें खुद से दूर रखती थी। लेकिन विराट के प्रति वह इतनी कोमल और आज्ञाकारी थी। वह नहीं चाहती थी कि यात्रा करते समय उसे कोई थकान हो, बल्कि वह खुद उसे अपनी तलवार पर ले जा रही थी। अद्वितीय सुंदरता वाली एक महिला का अपने पति के प्रति इतना विचारशील होना स्वाभाविक रूप से हर किसी की ईर्ष्या का कारण था। हालांकि कुणाल को यह नहीं पता था कि स्वरा का विराट के साथ अपनी तलवार पर उड़ने का कारण यह नहीं था कि वह विराट को यात्रा करते समय थकाना नहीं चाहती थी, बल्कि इसका सीधा सा कारण यह था कि उसे विराट की धीमी गति बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, एक महिला अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार कैसे नहीं कर सकती। यह सुनकर विराट ने बहुत गर्व महसूस किया। उसने आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कोमलता, सद्गुण और अपने पति की आज्ञाकारिता है। मैं अन्य पहलुओं के बारे में तो डींग नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। कोई महिला चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों न हो, मेरे पास उसे पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाने का एक तरीका है। मित्र विराट, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। विराट की बातें सुनकर कुणाल ने सम्मान के साथ कहा। तथ्य यह था कि स्वरा जितनी सुंदर, शक्तिशाली और रूखी महिला उसके प्रति इतनी आज्ञाकारी और विचारशील हो सकती है, उसने कुणाल के मन में विराट के प्रति अपार सम्मान भर दिया। अरे नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। विराट ने हाथ हिलाते हुए बात को टाल दिया। यह सुनकर स्वरा ने उसकी तरफ देखा। यह आदमी वास्तव में किसी भी बात को लेकर डींगे हाँकने की हिम्मत रखता है। अगर वह अपनी अन्य क्षमताओं के बारे में शेखी बघाड़ता तो बात अलग थी। आखिरकार उसकी बुद्धिमत्ता, स्वभाव, प्रतिभा और साधना हृदय सभी असाधारण और दुर्लभ हैं, जो प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो उसके पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। तलवार संप्रदाय में हर कोई जानता है कि वह कुख्यात रूप से अपनी पत्नी से डरता है। निहारिका, यामिनी और शालिनी जैसी महिलाओं के सामने उसे कभी भी मुखर होते नहीं देखा गया है। वास्तव में इन महिलाओं के सामने वह एक डरपोक के अलावा और कुछ नहीं था। इस कायर की इस तरह डींग हाँकने की हिम्मत कैसे हुई? इस क्षण स्वरा के मन में विराट के लिए तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि चूंकि वे बाहरी लोगों के सामने थे, इसलिए उसने उसकी इज्जत रखने और उसे कुछ समय के लिए आत्मसंतुष्ट रहने देने का फैसला किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लौटने के बाद वह उससे ठीक से निपटेगी। इस आदमी की उससे इस तरह बात करने की हिम्मत हुई और यहां तक कि दूसरों के सामने उसे नीचा भी दिखाया। वापस जाकर जब तक वह उसे अच्छी तरह पीट नहीं लेती, तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। विराट अभी भी उस खतरे से अनजान था जो उसका इंतजार कर रहा था, और वह कुणाल के साथ अपनी मजाकिया बातचीत जारी रखे हुए था। उसके मुंह से निकला हर एक शब्द एक और कारण बन रहा था जिसके लिए स्वरा उससे बदला लेने वाली थी। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। सफेद कपड़ों में विराट और तन्वी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह के साथ अंततः विद्यापीठ लौट आए। स्वामी, अंततः हम सुरक्षित वापस आ गए। तपोवन शिखर पर अपने मुख्य कक्ष में वापस आकर तन्वी श्वेत वस्त्रधारी विराट की बाहों में खुद को फेंकने से रोक नहीं पाई और खुशी से झूम उठी। जब तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर एक और बड़ा हमला किया था तो उसने अभियान पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व किया था और कभी भी अपने जीवित रहने की गारंटी देने की हिम्मत नहीं की थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति बहुत ही भयानक थी, लेकिन सभी उतार चढ़ावों के बाद, हालांकि प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, उन्होंने उन सभी को पार कर लिया था और श्रवण वर्षा विद्यापीठ में सुरक्षित लौट आए थे। परिचित तपोवन शिखर और अपने चिर परिचित मुख्य कक्ष में लौटकर तन्वी के तनावग्रस्त दिल को अंततः आराम मिला। हाँ, हम वापस आ गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे गले लगाया, धीरे से उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराया। वह उस अपार दबाव को जानता था जो तन्वी ने इस अग्नि परीक्षा के दौरान सहन किया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति की मुख्य शिष्या के रूप में उसके कंधों पर जो बोझ था वह केवल उसके अपने जीवन या मृत्यु का नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बाहों में लिपटी तन्वी को शांति और गर्मजोशी का एहसास हुआ। जैसे ही उसके दिल का तनाव कम हुआ, वह उसकी बाहों में ही सो गई। यह देखकर विराट को कोमलता का एहसास हुआ। उसने उसे अपने करीब रखा और उसे अपनी बाहों में सोने दिया। तन्वी अंततः जागने से पहले 3 दिन और 3 रात तक सोती रही। स्वामी, मुझे बहुत खेद है, मैं वास्तव में इस तरह सो गई। जागने पर तन्वी ने विराट से माफी मांगते हुए कहा। तन्वी, क्या हमें एक दूसरे के साथ इतनी औपचारिकता दिखाने की जरूरत है? विराट ने क्रोध का नाटक करते हुए धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। यह तन्वी की गलती थी, कृपया मुझे सजा दें स्वामी। तन्वी ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और विराट को देखा। तो फिर मैं तुम्हें पारिवारिक नियमों के अनुसार सजा दूंगा, विराट ने कठोरता से कहा। इतना कहते हुए उसने प्यार से तन्वी के माथे पर कुछ और हल्की चपत लगाई। कुछ देर मस्ती करने के बाद तन्वी उन शिष्यों को व्यवस्थित करने के लिए तपोवन शिखर से निकल गई जो श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौट आए थे। लगातार कई लड़ाइयों के बाद श्रवण वर्षा विद्यापीठ को भारी नुकसान हुआ था और वह गंभीर रूप से कमजोर हो गया था। कुलपति मयंक की मुख्य शिष्या और कार्यवाहक कुलपति के रूप में वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ के पुनर्निर्माण में व्यस्त थी और उसके पास हर दिन करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। इसलिए 3 दिनों तक सोने के बाद
तन्वी ने आलस्य करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत श्रवण वर्षा विद्यापीठ के विभिन्न मामलों को संभालना शुरू कर दिया। जब तन्वी व्यस्त थी, श्वेत वस्त्रधारी विराट तपोवन शिखर पर साधना पर केंद्रित था। अपने खाली समय में वह कभी कभी टहलने निकल जाता था। इस दिन अपनी साधना पूरी करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट मुख्य कक्ष से बाहर निकला और तपोवन शिखर के चारों ओर टहलने लगा। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट तपोवन शिखर के चारों ओर टहल रहा था, उसने अचानक अपने सामने तेज तलवार की रोशनी चमकती देखी। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तुरंत उधर चल पड़ा। जब वह करीब पहुंचा तो उसने पाया कि काव्या श्रवण वर्षा खड्ग विद्या का अभ्यास कर रही थी। काव्या, आपके अभ्यास में कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सही नहीं हैं। कुछ देर देखने के बाद विराट खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। काव्या की मार्शल आर्ट प्रतिभा काफी उल्लेखनीय थी। इतने कम समय में वह पहले ही अमरलोक के दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा श्रवण वर्षा खड्ग विद्या पर भी उसकी अच्छी पकड़ थी। बेशक काव्या की साधना की तीव्र गति का एक बड़ा कारण यह था कि शार्दूल ने उसे बहुत सारी गोलियां दी थीं। विराट के मन में काव्या को लेकर बहुत अच्छी धारणा थी, इसलिए वह जिस खड्ग विद्या का अभ्यास कर रही थी उसमें समस्याएं देखकर वह उसका मार्गदर्शन किए बिना नहीं रह सका। वनवीर! विराट के शब्द सुनकर काव्या ने तुरंत अपना अभ्यास रोक दिया और सम्मानपूर्वक उसके सामने सिर झुकाया। श्वेत वस्त्रधारी विराट आगे बढ़ा और उसने उस खड्ग विद्या की समस्या की ओर इशारा किया जिसका उसने अभी अभी अभ्यास किया था। उसके निर्देशों का पालन करते हुए काव्या ने प्रयोग किया और वास्तव में पाया कि उसकी तलवारबाजी के जिन हिस्सों को पहले निष्पादित करना मुश्किल था, वे तुरंत सुचारू हो गए। इसके अलावा इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, वनवीर! काव्या बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से श्वेत वस्त्रधारी विराट को धन्यवाद दिया। इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। विराट ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। काव्या की ओर देखते हुए उसे अचानक वह रहस्यमयी नक्शा याद आ गया जो उसने रुद्र से प्राप्त किया था। शार्दूल द्वारा रुद्र को मारने के बाद उसे उससे कई खजाने मिले थे, जिनमें एक रहस्यमयी नक्शा भी शामिल था। हालांकि विराट को कभी नहीं पता था कि वह रहस्यमयी नक्शा कहाँ का है। शुरू में विराट को लगा कि वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति के बारे में बहुत कम जानता है। यही कारण था कि वह नक्शे के स्थान को नहीं पहचान सका। एक बार जब वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति से अधिक परिचित हो जाएगा तो शायद उसे इस मानचित्र पर दर्शाया गया स्थान पता चल जाएगा। दुर्भाग्य से अब भी विराट को नहीं पता कि यह मानचित्र कहाँ का है। आज काव्या को देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक बार फिर उस रहस्यमयी नक्शे के बारे में सोचा। वह रहस्यमयी नक्शा रुद्र से प्राप्त हुआ था और रुद्र, जो कि मात्र रूपांतरण लोक की योद्धा थी, के पास इतने उच्च स्तरीय खजाने थे, यहां तक कि एक टूटा हुआ निम्न श्रेणी का रहस्य शून्य दिव्य अस्त्र भी था। उसे जो अवसर प्राप्त हुए वे निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण थे। उस समय विराट ने अनुमान लगाया था कि रुद्र के अवसर संभवतः इस नक्शे पर दर्शाए गए स्थान से आए थे। नक्शे पर दिखाया गया स्थान संभवतः एक बहुत ही असाधारण गुफा का खंडहर था। काव्या रुद्र की तरह शांतिलोक महाद्वीप से आई थी और शांतिलोक खड्ग संप्रदाय से थी। शायद काव्या को ठीक ठीक पता था कि यह नक्शा कहां स्थित है। वनवीर, क्या बात है? क्या मुझ में कोई खराबी है? श्वेत वस्त्रधारी विराट को खुद को इस तरह एकटक घूरते देख काव्या को घबराहट महसूस हुई। उसने सतर्कता से पूछा, क्या वनवीर अचानक उसके प्रति कामुक हो गया है? अगर वह उसके साथ बदतमीजी करेगा तो वह क्या करेगी? वह अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। इसके अलावा उसकी ताकत बहुत ही दुर्जेय थी। अगर वह वास्तव में उसके प्रति वासना रखता है तो क्या वह विरोध कर सकती है? यह सोचकर काव्या डर से सिहर उठी। काव्या, मुझे आपसे कुछ पूछना है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काव्या की ओर देखते हुए कहा। क्या बात है? काव्या ने सावधानी से पूछा। इस क्षण उसे और भी अधिक डर लग रहा था। वनवीर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। उसका मार्शल आर्ट कौशल पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में बेजोड़ था। ऐसा क्या हो सकता है जो वह नहीं समझ पाया और वह उसके जैसे मात्र दूसरे स्तर के अमरलोक के योद्धा से पूछेगा? काव्या के विचार में यह वनवीर द्वारा उसे वासना का शिकार बनाने का केवल एक बहाना था। अब जब वरिष्ठ तन्वी तपोवन शिखर पर नहीं थी तो वह क्या करेगी अगर उसने वास्तव में उसके साथ जबरदस्ती की? काव्या जितना इसके बारे में सोच रही थी वह उतनी ही डर रही थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपनी ओर आते देख वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाई। उसके चेहरे पर डर का भाव था। हालांकि इस क्षण उसने विराट को रेशम का एक फटा हुआ टुकड़ा निकालते हुए देखा। काव्या, क्या आप पहचानती हैं कि यह नक्शा कहाँ का है? विराट ने फटे हुए रेशम को काव्या को सौंपते हुए पूछा। काव्या ने फटा हुआ रेशम लिया और उसकी जांच की। क्या यह शांतिलोक महाद्वीप का नक्शा नहीं है? वनवीर, आपको यह नक्शा कहां से मिला? काव्या ने कुछ देर नक्शे को देखा, फिर हैरानी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने विराट की ओर देखा और अत्यधिक आश्चर्य से पूछा। शांतिलोक महाद्वीप एक छोटी सी जगह थी जो दक्षिणी स्वर्गमंडल में लगभग अज्ञात थी। यह दक्षिणी स्वर्गमंडल के कई नक्शों पर भी दर्ज नहीं था। शांतिलोक महाद्वीप का नाम सुनकर कई लोग पूरी तरह से चकित रह जाते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता था कि यह क्या है। अब वनवीर ने वास्तव में शांतिलोक महाद्वीप का एक नक्शा तैयार किया था और यहां तक कि उसके पास भी गया था। इससे काव्या को बहुत आश्चर्य हुआ। वनवीर को शांतिलोक महाद्वीप का यह नक्शा कैसे प्राप्त हुआ और उसे कैसे पता चला कि वह शांतिलोक महाद्वीप से आई है? उसे याद था कि उसने कभी भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ में किसी से इस बारे में बात नहीं की थी। उसने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में केवल तभी बात की थी जब वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की प्रवेश प्रतियोगिता के दौरान विराट से मिली थी। वनवीर, क्या आप विराट हैं? काव्या ने अचानक पूछा, अपने सामने श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखते हुए। वास्तव में जब वनवीर ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था और भीतर कहर बरपाया था तो काव्या को एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ था कि वनवीर कुछ हद तक विराट के समान है।
दोनों ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, अद्वितीय ज्ञान और असाधारण प्रतिभा से संपन्न थे। फर्क सिर्फ उनके रूप रंग का था। विराट सुंदर और आकर्षक था, वास्तव में एक सुंदर युवक था। वहीं वनवीर देखने में बिल्कुल साधारण था। केवल रूप रंग के आधार पर दोनों के बीच संबंध जोड़ना असंभव था। हालांकि यदि रूप रंग को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उनमें कई समानताएं थीं। अब वनवीर को ऐसा नक्शा प्रस्तुत करते हुए देखकर काव्या का शक और भी गहरा हो गया। काव्या, मैं आखिरकार आपसे कुछ छिपा नहीं पाया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर थोड़ा आह भरी। यह सच है, मैं ही विराट हूं। जब उसने काव्या को नक्शा प्रस्तुत किया तो उसे अनुमान था कि वह उसे पहचान लेगी। यदि नक्शा शांतिलोक महाद्वीप का नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि यह वास्तव में था तो काव्या अनिवार्य रूप से उसकी पहचान पर संदेह करेगी, क्योंकि काव्या ने कभी वनवीर को यह नहीं बताया था कि वह शांतिलोक महाद्वीप से है। एक ही विचार के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट ने रूप परिवर्तन ताबीज को निष्क्रिय कर दिया। उसका रूप तुरंत बदल गया और वह अपने मूल रूप में लौट आया। विराट, यह सच में आप हैं। यह देखकर काव्या बहुत ही खुशी से चिल्लाई, यह बहुत अद्भुत है। मुझे पता था कि आप अंधकार दानव वंश के जासूस नहीं हो सकते। उस समय संप्रदाय प्रतियोगिता के तीसरे दौर के दौरान महेंद्र ने विराट पर अंधकार दानव वंश का जासूस होने, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्य गिरधर की हत्या करने का झूठा आरोप लगाया था और बाद में विद्यापीठ द्वारा उसका शिकार किया गया। काव्या ने इस पर कभी विश्वास नहीं किया था। इन वर्षों में उसने लगन से साधना की थी, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी ताकत जल्द से जल्द सुधरेगी ताकि वह इस मामले की पूरी जांच कर सके, विराट का नाम साफ कर सके और उसकी बेगुनाही साबित कर सके। अब यह जानकर कि वनवीर वास्तव में विराट है, काव्या बहुत खुश हुई। विराट को अपने सामने फिर से प्रकट होते देखकर काव्या खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। काव्या, बेहतर होगा कि आप इस बात को अपने तक ही सीमित रखें। कृपया किसी और को यह मत बताइएगा, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे कहा। मेरी पहचान और मेरे संबंध अभी जाहिर करने के लिए बहुत जटिल हैं। इसके साथ ही विराट का मन बदल गया और रूप परिवर्तन ताबीज की शक्ति से उसका रूप फिर से बदल गया और वह वापस साधारण से वनवीर में बदल गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट उसके और शार्दुल के नामों को बेदाग करने के लिए काव्या द्वारा वर्षों से की जा रही गुप्त जांच से अवगत था। काव्या के कार्यों ने विराट को गहराई से प्रभावित किया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान वह काव्या को ज्यादा समय तक नहीं जानता था और उन दोनों ने ज्यादा बातचीत भी नहीं की थी। अगर उसने या शार्दुल ने काव्या पर कोई एहसान किया था तो वह प्रतियोगिता के तीसरे दौर के दौरान था, जब शार्दुल ने उसे रुद्र से बचाया था और उसे काफी मात्रा में अमृत दिया था। काव्या ने हमेशा इस दयालुता को याद रखा था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में शामिल होने और शिष्य बनने के बाद से वह उस पर और शार्दुल पर महेंद्र के आरोपों की लगन से जांच कर रही थी और उनके नामों को बेदाग करने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से उसका दर्जा कम था और उसमें इस मामले को खुले तौर पर आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। साल बीत गए और उसकी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि काव्या के प्रयास व्यर्थ रहे, फिर भी विराट उसके कार्यों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसके कार्यों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि वह एक महान निष्ठा और स्नेह वाली महिला थी। यही कारण है कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आज उसे पहचानने के लिए नक्शा निकाला। जब उसने उसकी पहचान का अनुमान लगाया तो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे छिपाया नहीं, बल्कि सीधे उसे सच्चाई बता दी। अगर उसे काव्या के चरित्र की अच्छी समझ नहीं होती तो वह कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाता। मैं समझती हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर काव्या ने बार बार कहा, चिंता मत कीजिए विराट, मैं यह रहस्य कभी किसी को नहीं बताऊंगी। हम यह अच्छी बात है कि आप समझ गईं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। विराट, क्या वरिष्ठ तन्वी को इस रहस्य के बारे में पता है? काव्या ने एक पल के लिए झिझकते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए सतर्कता से पूछा। अब विराट और तन्वी जीवन साथी बन गए हैं। अगर तन्वी को अपने पति की असली पहचान का भी पता नहीं है तो यह मजाक सच में बहुत भारी है। तन्वी को स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता है। सफेद कपड़ों में विराट ने सिर हिलाया। तो वरिष्ठ तन्वी को पहले से ही पता था कि आप विराट हैं। यह सुनकर काव्या ने अपने ऊपर से राहत की एक लहर महसूस की। लेकिन विराट, चूंकि वरिष्ठ तन्वी पहले से ही आपकी असली पहचान जानती थी तो उन्होंने गलतफहमी दूर क्यों नहीं की और आपको दोषमुक्त क्यों नहीं किया? काव्या ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। चूंकि तन्वी जानती थी कि वनवीर विराट है और यहां तक कि वह उसकी जीवन साथी भी बन गई है, इसका मतलब है कि वह जानती थी कि विराट निर्दोष है। विराट अंधकार दानव वंश का जासूस हो ही नहीं सकता था, अन्यथा कुलपति मयंक की मुख्य शिष्या के रूप में तन्वी अंधकार दानव वंश के जासूस के साथ जीवन साथी कैसे बन सकती थी? लेकिन जब उसे पता था कि विराट बेकसूर है तो वह उसका नाम साफ करने और उसे खुलेआम लोगों का सामना करने की अनुमति देने के लिए आगे क्यों नहीं आई? अगर विराट का नाम साफ हो जाता तो वह अपने मूल रूप में वापस आ सकता था और उसे वनवीर का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक लंबी कहानी है और इसमें कई चीजें शामिल हैं। तन्वी के पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। सफेद कपड़ों में विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा यह रूप परिवर्तन काफी अच्छा है। हे, मुझे अभी भी लगता है कि विराट का मूल रूप अधिक सुंदर है। काव्या यह सुनकर मुस्कुराई। वनवीर का रूप विराट के मूल रूप से काफी अलग है। विराट का मूल रूप एक सुंदर परिष्कृत युवक का था। उसके आकर्षक नैन नक्श किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी थे। लेकिन अब विराट ने जिस वनवीर का रूप धारण किया था वह देखने में बहुत ही साधारण था, जिसकी तुलना उसके मूल रूप से नहीं की जा सकती थी। काव्या, कृपया मुझे अब विराट कहकर मत बुलाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों के सामने अपनी सच्चाई उजागर कर दें। सफेद कपड़ों में विराट ने उसे याद दिलाया। ठीक है। काव्या ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुरा दी। अब से
मैं आपको वनवीर ही बुलाऊंगी। वनवीर, यह बहुत ही प्यार भरा लगता है। इस समय उनके बगल में एक आवाज गूंजी, आप दोनों कब से प्रेमी बन गए? यह सुनकर दोनों जल्दी से मुड़े और उन्होंने हरे कपड़ों में एक सुंदर अलौकिक आकृति को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। वरिष्ठ तन्वी! इस आकृति को आते देख काव्या को घबराहट महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से पुकारा। उसकी आवाज बेचैनी से कांप रही थी। क्या वरिष्ठ तन्वी ने वास्तव में सोचा था कि वह उनके पति को लुभा रही है? यह सोचकर काव्या को बहुत घबराहट हुई। अगर वरिष्ठ तन्वी सच में मान लें कि वह उनके पति को लुभा रही है तो चीजें बहुत भयानक हो जाएंगी। क्या वह उसे तपोवन शिखर से बाहर निकाल देंगी, या उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निष्कासित कर देंगी, या शायद गुस्से में आकर उसे जान से मार दें? तन्वी, तुम वापस आ गई। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की ओर देखा और मुस्कुराया। स्वामी, क्या आप काव्या को भी अपने हरम में ले जाने की योजना बना रहे हैं? तन्वी ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और आधी मुस्कान के साथ पूछा, तन्वी, तुम क्या सोच रही हो? तन्वी की बात सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने निशब्द होकर कहा, मैं बस काव्या से कुछ बातें पूछना चाहता था। ओह, आखिर ये बातें क्या हैं? आप प्रेमी की तरह बात क्यों कर रहे हैं? तन्वी ने छेड़ते हुए भाव से कहा। तन्वी, क्या तुम्हें फिर से पिटने की खुजली हो रही है? अपने पति से फिर से ऐसी अजीब बातें कह रही हो? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना चेहरा तमतमाते हुए कहा, इस महिला को बिगाड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा यदि यह उन शेरनियों में से एक बन गई तो मुझे बाद में बहुत सिरदर्द होगा। इस प्रवृत्ति को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें इसे जल्द से जल्द कुचल देना चाहिए। विराट के शब्द सुनकर तन्वी शर्मा गई। पिछली बार मोहिनी राणा के कारण उसने विराट से ऐसी व्यंग्यात्मक बातें कही थीं और उसने उसकी पिटाई की थी। इसके अलावा विराट ने उसे एक बेहद शर्मनाक जगह पर मारा था, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अब विराट की धमकी सुनकर तन्वी वास्तव में थोड़ा डर गई। स्वामी, मैं बस पूछ रही थी, आपको काव्या से मिलने से रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। आप इतने भयंकर क्यों हो रहे हैं? तन्वी ने नखरे करते हुए कहा, अगर आप वास्तव में काव्या को पसंद करते हैं तो उसे अपनी पत्नी बना लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तन्वी की बातें सुनकर काव्या का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने चुपके से विराट की ओर देखा। उसका दिल हिरण की तरह धड़क रहा था। क्या होगा अगर विराट वास्तव में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहे? तन्वी, अगर तुम इस तरह की बकवास करती रही तो मुझे वास्तव में तुम्हें पारिवारिक नियमों के अनुसार दंडित करना पड़ेगा। तन्वी की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना चेहरा तमतमाते हुए कहा। इतना कहते हुए विराट ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और शरारत भरे अंदाज में तन्वी के कोमल शरीर पर हल्की सी चपत लगाई। आह! विराट द्वारा चपत लगाए जाने के बाद तन्वी खुद को धीरे से रोने से नहीं रोक पाई। स्वामी, काव्या अभी भी यहीं है, तन्वी ने शर्माते हुए कहा। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। विराट द्वारा इस तरह मारे जाना पहले से ही बेहद शर्मनाक था, और वह भी दूसरों के सामने। इसने तन्वी को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया और वह कामना करने लगी कि काश जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। पास ही खड़ी काव्या भी यह नजारा देखकर शर्म और सदमे से भर गई। विराट बहुत साहसी था। उसने वास्तव में वरिष्ठ तन्वी को उस जगह पर मारने की हिम्मत की। प्रतिष्ठित अप्सरा तन्वी को वास्तव में चपत लगाई गई थी। अगर यह बात किसी को पता चल जाए तो यह दुनिया के अनगिनत लोगों को पागल कर देगी। हम्फ, अगर तुमने फिर से अपने पति से ऐसी अजीब बातें कहने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हें चपत लगाने से पहले तुम्हारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना चेहरा कठोर करते हुए लंबी सांस छोड़ी। मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी मेरे स्वामी, तन्वी अब कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। यह सुनकर तन्वी डर गई और उसने बार बार कहा, अगर उसने वास्तव में उसके कपड़े उतारकर उसे चपत लगाई तो वह किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लिए बहुत शर्मिंदा होगी। यह देखकर कि तन्वी आज्ञाकारी हो गई है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अंततः उसे जाने दिया। तन्वी की रुकावट के कारण वह आज नक्शे के बारे में काव्या से पूछना जारी नहीं रख सका। वह केवल किसी और दिन का इंतजार कर सकता था जब उसे मौका मिले। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काव्या को विदाई दी और तन्वी के साथ अपने निवास पर लौट आया। विराट और तन्वी की जाती हुई आकृतियों को देखकर काव्या वहां खाली खड़ी रह गई। उसकी सुंदर आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी। विराट और वरिष्ठ तन्वी, वे वास्तव में स्वर्ग में बनी एक जोड़ी थे। इस क्षण वह तन्वी के पहले के शब्दों को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। अगर विराट उसे पत्नी के रूप में लेना चाहे तो क्या वह सहमत होगी? वह शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वरिष्ठ तन्वी जैसी अप्सरा के जीवन साथी के रूप में विराट को उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? काव्या भ्रम और निराशा का मिश्रण महसूस करते हुए खुद का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई। शुरुआत में वनवीर के कार्यों को देखकर उसे चिंता हुई थी कि वह अचानक कामुक हो गया है और उसका फायदा उठाना चाहता है। हालांकि जब उसे पता चला कि वनवीर विराट है तो उसकी सारी चिंताएं और भय असीम खुशी में बदल गए। लेकिन इसके साथ ही चिंता और अनिश्चितता की भावना भी आई। इस क्षण वह चुपके से यह उम्मीद करने लगी कि विराट वास्तव में उसकी सुंदरता का लालच करेगा। लेकिन अगर विराट ने वास्तव में उस पर कोई कदम उठाया तो क्या उसे मना कर देना चाहिए या समर्पण कर देना चाहिए? अगर उसने मना किया तो उसे डर था कि इससे विराट की भावनाएं आहत होंगी। इसके अलावा गहराई से वह मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर उसने समर्पण किया तो वह वरिष्ठ तन्वी को निराश करेगी। उस समय जब गौरव ने उसे सताया था तो श्रवण वर्षा विद्यापीठ में उसके पास रहने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी, और यह उसके सबसे कठिन समय के दौरान था जब तन्वी ने उसे आश्रय देने के लिए कदम बढ़ाया, उसे तपोवन शिखर पर रखा और उसे सुरक्षा प्रदान की। काव्या ने हमेशा इस दयालुता को याद रखा था। वह हमेशा तन्वी की आभारी थी। अगर उसने तन्वी को धोखा देने के लिए कुछ किया तो क्या यह कृतज्ञता नहीं होगी? दयालुता का बदला दुश्मनी से चुकाना नहीं होगा। इस पल काव्या का दिल भ्रम और अंतर्विरोध से भर गया था। उसे क्या करना चाहिए? जब तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट अपने निवास पर लौटे
तो तन्वी शुरू में विराट और काव्या के बीच के मामले के बारे में और पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि विराट की पहले की धमकी को याद करते हुए उसने अपने शब्द निगल लिए। विराट की धमकी को देखते हुए वह मजाक नहीं कर रहा था। क्या होगा अगर वह उसे गुस्सा दिलाए और वह वास्तव में उसके कपड़े उतारकर उसे चपत लगाए? इसके बारे में सोचकर ही वह अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा महसूस कर रही थी। ऐसे परिणामों के डर से तन्वी ने आखिरकार पूछने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह काव्या से और जानने का मौका ढूंढ सकती थी। यह छोटी लड़की ईमानदार लग रही थी, लेकिन उसके बाहरी रूप से उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। क्या होगा अगर यह छोटी लड़की उसके पति को चुरा ले? ऐसा नहीं चलेगा। उसे विराट के काव्या को पत्नी बनाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस शर्त पर कि काव्या उसकी बात माने। वह काव्या को विराट के बगल में अपनी जगह चुराने नहीं दे सकती थी। पहले तन्वी को ऐसी बातों की परवाह नहीं होती थी, लेकिन नन्ही चिड़िया से प्रभावित होने के बाद से वह बहुत चिंतित हो गई थी। नन्ही चिड़िया के शब्दों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वास्तव में उसे विराट के आसपास अन्य महिलाओं के आने से कोई आपत्ति नहीं थी। विराट की उत्कृष्टता के साथ यह तय था कि वह कई महिलाओं को आकर्षित करेगा और वह ऐसा होने से रोक नहीं सकती थी। लेकिन शर्त यह थी कि ये महिलाएं विराट के दिल में उसकी स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थीं। वह विराट की जितनी अधिक परवाह करती थी, उसे खोने का डर उतना ही अधिक होता था। इस घटना के कारण लौटने पर तन्वी तुरंत विराट से लिपट गई और कई दिन भावुक आलिंगन में बिताए। वह इस तरीके का उपयोग विराट को अपने ऊपर अधिक ध्यान देने के लिए करना चाहती थी, बजाय इसके कि वह अपना ध्यान अन्य महिलाओं पर केंद्रित करे। तन्वी, काव्या और मेरे बारे में तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन अपने प्रेम प्रसंग के बाद विराट ने तन्वी की ओर देखा और समझाया। इन पिछले कुछ दिनों में वह तन्वी की चिंता और घबराहट को महसूस कर सकता था। इतने वर्षों तक तन्वी के साथ रहने के बाद वह उसे अच्छी तरह समझता था और जानता था कि वह क्या सोच रही है। इसलिए विराट ने अंततः महसूस किया कि उसे तन्वी को चीजें स्पष्ट रूप से समझानी चाहिए ताकि वह ज्यादा न सोचे। उसने बताया कि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान काव्या से कैसे मिला, रुद्र से उसे जो खजाने मिले और रहस्यमयी नक्शा। विराट ने तन्वी को पूरी घटना विस्तार से बताई। इसीलिए मैंने इस नक्शे के बारे में पूछताछ करने के लिए काव्या को ढूंढा, क्योंकि काव्या और रुद्र दोनों शांतिलोक महाद्वीप से हैं। शायद केवल वही जानती है कि इस नक्शे पर दिखाया गया स्थान कहां है। अपना स्पष्टीकरण पूरा करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तन्वी की ओर देखा और कहा। विराट का वृत्तांत सुनने के बाद तन्वी को आखिरकार पूरी बात समझ में आ गई। स्वामी, क्या आपको नहीं लगता कि मैं क्षुद्र हूं? तन्वी ने शर्म से लाल चेहरे के साथ विराट की ओर देखा। तुम औरतें, तुम सभी ईर्ष्यालु होना बहुत पसंद करती हो। यह सुनकर विराट ने उसके सिर पर धीरे से मारा और चिड़चिड़ेपन से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, उस मूर्ख नन्ही चिड़िया से यह बकवास मत सीखो। वह मूर्ख चिड़िया परेशानी खड़ी करना पसंद करती है। उसे खुद को गुमराह मत करने दो और ये सब बातें तुम्हें भी मत सीखने दो। स्वामी, नीलिमा उतनी बुरी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। तन्वी ने यह सुनकर धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि नीलिमा वास्तव में बहुत अच्छी इंसान है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह एक बुरी इंसान है। बस बात यह है कि वह मूर्ख चिड़िया बहुत शक्की है और हमेशा बहुत अधिक प्रतिक्रिया करना पसंद करती है। वह छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। आपको उससे यह सब कभी नहीं सीखना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। स्वामी, अगर मैंने नीलिमा से यह बात कही तो मुझे आश्चर्य है कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? तन्वी ने पूछा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक शरारती चमक थी। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट अवाक रह गया। एक थप्पड़ के साथ उसने तन्वी के कोमल शरीर पर प्रहार किया। तन्वी, क्या तुम्हें एक और पिटाई की जरूरत है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गुस्से से कहा। अगर उस मूर्ख चिड़िया ने यह बातें सुनी तो बहुत बुरा होगा। वह मूर्ख नन्ही चिड़िया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उसे पता चला कि उसने पीठ पीछे उसकी बुराई की है तो वह निश्चित रूप से उसके पीछे पड़ जाएगी। उस नन्ही चिड़िया की उग्र प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर ही विराट के सिर में दर्द होने लगा। थप्पड़ खाने के बाद तन्वी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। स्वामी, तन्वी अब कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। तन्वी शर्मा गई और उसने माफी मांगी। विराट की नन्ही चिड़िया के साथ बातचीत को देखकर यह स्पष्ट था कि वह उससे थोड़ा डरता था, लेकिन वह इस संबंध में विराट द्वारा इतनी आसानी से क्यों नियंत्रित हो रही थी? जब विराट और नन्ही चिड़िया एक साथ होते थे तो आमतौर पर नन्ही चिड़िया विराट को धमकी देती थी और अक्सर उसे अवाक छोड़ देती थी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि विराट ने पारिवारिक अनुशासन का उपयोग करके नन्ही चिड़िया को धमकी देने की हिम्मत की हो। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी नीलिमा से बहुत कुछ सीखना था। अगर तुमने फिर से अपने पति को इस तरह धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लंबी सांस छोड़ी। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि जब तन्वी बाहरी तौर पर दया की भीख मांग रही थी तब वह पहले से ही साजिश रच रही थी कि उससे निपटने के लिए नन्ही चिड़िया से और तरकीबें कैसे सीखी जाएं। अगर उसे तन्वी के विचारों का पता होता तो वह उसे इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देता। उसने उसे सबक सिखाया होता और उसे अपने अधीन कर लिया होता। तन्वी को काव्या के बारे में समझाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे यह बात नहीं छिपाई और उसके साथ काव्या के निवास पर गया। वनवीर, वनवीर, वरिष्ठ तन्वी। श्वेत वस्त्रधारी विराट और तन्वी के आगमन को देखकर काव्या को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। क्या वरिष्ठ तन्वी वास्तव में विराट के कारण उससे हिसाब किताब करने आएंगी? काव्या, क्या आप इस नक्शे पर मौजूद जगह को पहचानती हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर काव्या ने तन्वी की ओर देखा और अंत में सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे पहचानती हूं। यह हमारे शांतिलोक महाद्वीप में काल अग्नि पर्वत है। श्वेत वस्त्रधारी विराट यह सुनकर बहुत खुश हुआ। काव्या, क्या आप मुझे काल अग्नि पर्वत ले जाना चाहेंगी? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काव्या की ओर देखते हुए पूछा। वनवीर,
वनवीर, आप काल अग्नि पर्वत जाना चाहते हैं? यह सुनकर काव्या आश्चर्यचकित रह गई। हाँ, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और कहा, इस नक्शे पर दर्शाया गया स्थान बहुत संभवतः किसी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई गुफा के खंडहर हैं। मैं वहां जाकर इसका पता लगाना चाहता हूं कि क्या मुझे कोई अवसर मिल सकता है। स्वामी, आप शांतिलोक महाद्वीप जाना चाहते हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी भी आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि वह जानती थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट काव्या को खोजने आया था ताकि वह रहस्यमयी नक्शे पर दर्शाए गए स्थान की पहचान कर सके, लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि विराट वास्तव में शांतिलोक महाद्वीप जाना चाहता था। बिल्कुल, यह बहुत संभवतः एक दुर्लभ अवसर है। चूंकि मुझे इसका सामना करना पड़ा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ नहीं सकता, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, तन्वी ने यह सुनकर जल्दी से कहा। यह तन्वी, तुम्हें श्रवण वर्षा विद्यापीठ में रहना चाहिए। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, श्रवण वर्षा विद्यापीठ में अभी भी निपटने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे निजी मामलों के कारण श्रवण वर्षा विद्यापीठ के महत्वपूर्ण मामलों में देरी हो। स्वामी, मुझे चिंता है कि आप अकेले शांतिलोक महाद्वीप जा रहे हैं। इस समय सम्राट अंधक ने आपके खिलाफ सर्वोच्च मृत्यु आदेश जारी किया है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग आप पर नजर रखे हुए हैं और आपकी जान चाहते हैं। तन्वी ने कहा, मेरे लिए अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जहां तक अन्य बातों का सवाल है, उन्हें अभी के लिए अलग रखा जा सकता है। तन्वी, मैं शांतिलोक महाद्वीप किसी भव्य तरीके से नहीं जा रहा हूं। काव्या और मैं चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल जाएंगे, बिना किसी को पता चले, इसलिए किसी को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओगी तो हम इसे दूसरों से नहीं छिपा पाएंगे। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कार्यवाहक कुलपति के रूप में तन्वी के हर कदम पर विद्यापीठ की नजर रहती है। अगर वह इसे सभी से गुप्त रखना चाहती थी और चुपचाप श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ना चाहती थी तो यह स्पष्ट रूप से असंभव था। अगर तन्वी उसके साथ शांतिलोक महाद्वीप की यात्रा पर जाती तो इससे अप्रत्याशित जटिलताएं भी पैदा हो सकती थीं। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी चुप हो गई। तन्वी, चिंता मत करो, शांतिलोक महाद्वीप एक बहुत ही छोटी सी जगह है। मेरी ताकत के साथ मुझे वहां किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे सांत्वना दी। स्वामी, क्या आप तन्वी को छोड़कर जा रहे हैं? तन्वी ने उसकी आस्तीन खींची। उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अनिच्छा के साथ कहा। वह एक ऐसी युवा पत्नी की तरह लग रही थी जिसे छोड़ दिया जाने वाला था, जो असहाय होकर देख रही थी क्योंकि उसका बेवफा प्रेमी किसी अन्य महिला के साथ भाग रहा था। तन्वी, मैं बस कुछ समय के लिए शांतिलोक महाद्वीप की यात्रा के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ छोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उसे इस तरह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बेबसी से कहा, इसके अलावा मेरे पास अभी भी वह हृदय बंधन है जो तुमने मुझ पर लगाया था। तुम हमेशा जान सकती हो कि मैं कहां हूं। क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा? ठीक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर अंततः तन्वी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह उससे अलग होने से कतरा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि विराट की बातों में दम था। अगर वह विराट के साथ शांतिलोक महाद्वीप जाती तो इससे केवल लोगों का ध्यान आकर्षित होता। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में रहकर वह लोगों का ध्यान इस बात से हटा सकती थी कि विराट चला गया है। यह वास्तव में विराट के लिए अधिक सुरक्षित था। काव्या, मैं अपने पति को तुम्हें सौंप रही हूं। तुम उनके साथ भागने की हिम्मत मत करना, वरना तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तन्वी ने काव्या की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा कठोर था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। संख्या को देखकर दूसरों को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। दूसरों के लिए यह ठीक है। आखिरकार तलवार संप्रदाय के अन्य योद्धा शायद ही कभी युद्ध गुणों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन नन्ही चिड़िया और शार्दूल के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा। लंबे समय तक युद्ध गुण रैंकिंग में शीर्ष स्थान उनके द्वारा बारी बारी से आयोजित किया गया था। अब किसी और के इतनी बड़ी बढ़त लेने के साथ नन्ही चिड़िया और शार्दूल निश्चित रूप से भयानक महसूस करेंगे। इसके अलावा इतने बड़े अंतर का सामना करते हुए उनके लिए कम समय में पकड़ना मुश्किल होगा। यह उनके मनोबल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह एक अच्छी बात थी कि स्वरा ने तलवार संप्रदाय की युद्ध गुण रैंकिंग में भाग नहीं लिया। विराट द्वारा स्वरा के तलवार संप्रदाय पहचान प्रतीक में संबंधित युद्ध गुणों को दर्ज करने के बाद उसने प्रतीक उसे वापस कर दिया। स्वरा ने पहचान प्रतीक लिया और उस पर युद्ध के गुणों के लिए विशाल संख्या को देखा और खुशी की लहर महसूस की। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह विशाल संख्या किस तरह की भारी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के भीतर खजाने और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए युद्ध गुणों का उपयोग करना उन्हें पैसे से खरीदने की तुलना में बहुत सस्ता था। इतनी महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि के साथ और साथ ही गुरु प्रमुख वेदांत को